बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्सा नसर का सबक नंबर 3 परिस्तान की शहजादी। आज का मौजू है परिस्तान की शहजादी हैयत के एतबार से दास्तान है। दास्तान से मुराद हकायत, कहानी या किस्सा के है। ये कहानी की सबसे कदीम किस्म है। अदबी इस्तिलाह में दास्तान से मुराद ऐसी कहानी है जो तख़य्युलाती माहौल पर मुश्तमिल है। सबक परिस्तान की शहजादी के मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही। इनका असल नाम सैयद वली अशरफ, जबकि अशरफ सबूही कलमी नाम था। आप दिल्ली में 1905 में पैदा हुए। आप शाहिद अहमद दहलवी के हम जमात भी थे। आपने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी। आपको रोज़मर्रा और मुहावरों पर बहुत गिरफ्त थी। इसके अलावा बहुत सी अंग्रेज़ी किताबों के तर्जुमे भी किए। आपकी तसानीफ में दिली, चंद अजब हस्तियाँ, ये सबक भी इसी से माखूज हैं। गुबार, कारवां और झरोखे। परिस्तान की शहजादी का खुलासा देखते हैं अब। सईदानी बी का एक वक्त में बड़ा चर्चा था। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ उनके हुनर की मुतारिफ थी। अक्सर बेगमात इन्हीं से कपड़े सिलवाती थीं, जिसकी वजह से सईदानी भी बेहद मसरूफ़ रहती थी। ये एक नहायत शरीफ घर की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी में इनका ख़ानदान तबाह हो गया और ये बेवा हो गई। बुढ़ापे में कोई पूछने वाला ना था तो मुगलानी यानी दर्जन का पेशा अख्तियार कर लिया। पड़ोस में एक मीर साहब ने खुदा तरसी की और अपने घर रख लिया। चंद ही रोज़ में सैयदानी भी उनके ख़ानदान से घुल मिल गई। सैयदानी भी उनके बच्चों को कुरान पढ़ाती, खाना पकाने और सिलाई कढ़ाई की तरकीबें सिखाती। मीर साहब और उनकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने सईदानी बी को उनके बच्चों की तरबियत के लिए भेज दिया है। सईदानी बी के बारे में मशहूर था कि वो परिस्तान की सैर करके आई हैं। चुनांचे सर्दियों की एक रात मीर साहब की बीवी ने इसरार किया कि अपने परिस्तान के सफ़र की दास्तान सुनाएं। सईदानी बी ने कहा कि पहले तो मुझे धोखे से परिस्तान ले गए, मगर इसके बाद जब भी गई हंसी खुशी गई और वापस आई। एक दिन मैं किले से वापस आई, अभी खाना बन ही रहा था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी कि सईदानी बी बादशाह ने बुलवाया है। जैसी बैठी हो चली आओ। मुझसे इनकार ना हो सका। मैं उठ खड़ी हुई और बाहर पालकी में जा बैठी। कुछ ही देर में पालकी हवा से बातें करने लगी। जब मुझे बाजारों का शोर सुनाई न दिया तो डर के मारे पर्दा हटाकर बाहर देखा तो जंगल साएं साएं कर रहा था। मैंने पूछा कि कौन हो और कहाँ ले जा रहे हो, तो एक बकरे और गधे के जिस्म वाले जिन ने बताया कि सईदानी भी हौसला रखे, बादशाह सलामत सैयदों को बहुत मानते हैं और कुछ ही दम में हम महल पहुँच जाएंगे। चुनाचे थोड़ी ही देर बाद मुझे महलात दिखाई दिए। बेगम, क्या देखती हूँ कि वहाँ रोशनी ही रोशनी है। परियां इधर उधर फिर रही हैं। एक परी मेरे पास आई और मुझे बादशाह और बादशाह बेगम के पास ले गई। दोनों याकूत के तख्त पर बैठे थे। उनके पहलू में एक 14-15 बरस की एक लड़की बैठी थी। मैं घबरा गई कि कहीं ये सूरतें सब नकली ना हो। बादशाह ने एतमाद दिलाया कि हम सैयदों की बहुत इज्जत करते हैं, ये सब असली चेहरे हैं। हाँ, अलबत्ता आपको यहाँ लाने वाला जिन था। इतने में दस्तरखान से जाया गया। इस पर एक एक बारिश के पौधे थे। बेगम, उनको मुंह में रखो तो जिस फल या खाने का ख्याल करो उसी का जायका मुंह में आता था, और एक फल तोड़ते हैं वहाँ दूसरा नमूदार हो जाता था। इस सब से फारिग हुए तो बादशाह बेगम ने बताया कि उनकी बेटी की शादी है। हमने आपको बेटी का जहेज टांगने के लिए बुलाया है। चुनाचे बड़े बड़े थान लाए गए और बादशाह बेगम ने मुझे कहा कि लो सईदानी भी अपने हुनर का मुजाहिरा करो। मैंने कहा कि सुबह तो होने दें। बादशाह बेगम मुस्कुरा कर बोली कि यहाँ सुबह और शाम का कोई तसव्वुर नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें। मैंने सोचा कि देर क्यों करनी, जल्दी से काम से फारिग होकर घर जाऊं। उनका क्या भरोसा कि ज़रा सी बात पर बिगड़ जाएं और जलाकर राख कर दें। चुनाचे मैंने काम का आगाज़ किया
اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ پھر تو جیسے مجھے پڑ لگ گئے۔ میرے ارد گرد بہت سی پریاں ناچ گانے میں مصروف تھیں، مگر میں کام میں لگی رہی تاکہ جلد سے جلد گھر جاؤں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو شہزادی نے بہت اصرار کیا کہ میں وہیں رہ جاؤں۔ بادشاہ بیگم بھی بولی کہ شادی میں شرکت کر کے جانا، مگر میں نہ مانی اور واپس آنے لگی۔ بادشاہ نے بہت انعام و اکرام سے نوازا اور میں پالکی میں سوار ہو گئی۔ بادشاہ کے دیے ہوئے انعامات دیکھے تو وہ سب پتھر تھے۔ میں غصے سے تلملا گئی کہ میری برسوں کی محنت کا صلہ یہ کنکر پتھر کی صورت میں دیا، مگر مطمئن تھی کہ جان بچ گئی اور اب میں گھر پہنچنے والی ہوں۔ گھر آ کر چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ جن کو میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو جواہرات تھے۔ سر پیٹ لیا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ ملازمہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی اور کھانا جیسے چولہے پر پکنے کے لیے رکھا تھا اسی طرح پک رہا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ کیا ہوا ابھی گئی نہیں؟ میں نے تھکے ہارے لہجے میں جواب دیا کہ میں راستے ہی سے واپس آ گئی ہوں، کل انشاءاللہ جاؤں گی۔ اب ہم قواعد میں زمانی الفاظ کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ کا املا ایک ہی ہو مگر معنی جدا جدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر اور دوسرے میں مؤنث ہوتا ہے۔ مثال جیسے سوات میں کون سی کان ہے، یہ مؤنث ہے۔ میرے کان میں شدید درد ہے، یہاں مذکر ہے کان جو جسم کا عضو ہوتا ہے۔ چوروں نے سونا چرا لیا، وقت پر سونا صحت کے لیے اچھا ہے۔ تشبیہ کسی چیز کو خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ ارکان تشبیہ مشبہ جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے، یہاں پر مشبہ پانی ہے۔ مشبہ بہ جس چیز کی وجہ سے تشبیہ دی جائے، یہاں جس چیز کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ برف ہے۔ وجہ شبہ وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں ٹھنڈک ہے۔ غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی ٹھنڈا پن ظاہر کرنا۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ طرح، مانند، کی جیسے وغیرہ۔ ہوم ٹاسک تمام مشقی سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ نے 3 سے 4 محدود جملوں میں۔ سبق کو آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ تشبیہات اور زمانی الفاظ کی سبق میں سے نشاندہی کرنی ہے۔ یہ تمام کام آپ نے 5 دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔